हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बीट जनरेशन। आप लोगों ने 20th सेंचुरी बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। मैं आप लोगों को बेसिकली जब हम लोग क्लासेस में करते हैं तो मैं आपको कई सारे एजेस के साथ साथ उनके ग्रुप्स और लिटरेरी मूवमेंट करवाती जाती हूँ। सो आज जो हम कर रहे हैं दिस इज़ नॉट बेसिकली ब्रिटिश मूवमेंट बट ये 21st दोनों सेंचुरी से बेसिकली 20th सेंचुरी द लेटर 20th सेंचुरी से बिलोंग करता है ये लिटरेरी मूवमेंट विच वी यूज टू कॉल बीट जनरेशन। ठीक है, इसको बीट जनरेशन क्यों कहते हैं? व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? इट वाज अ सब कल्चर्ड मूवमेंट ऑफ अमेरिका। सो इसको एक चीज़ इसके बारे में ये ध्यान रखनी है, दिस इज़ अ सब कल्चर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट अ लिटरेरी मूवमेंट बट इट इज़ अ सब कल्चर या कल्चरल, इट्स अ सब कल्चरल मूवमेंट ऑफ अमेरिका। और ये कब का है? 20th सेंचुरी। ये लेटर 20th सेंचुरी में नज़र आने वाला दिखने वाला एक सब कल्चर्ड मूवमेंट है जिसको कि हम अपने इंडियन कल्चर या इंडियन मूवमेंट में 80s की मूवी में देखते आए हैं। आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन फ्रेम ऑफ मूवीज़ देखी है जिसके अंदर हमारे जो प्रोमिनेंट मॉडर्न एक्टर्स के अंदर हम देखते थे। तो हम जब शोले मूवी देख रहे हैं या अपने उसी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम की जब आप मूवीज़ देखते हो तो उसके जो आपके प्रॉप हीरोज़ हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, देवानंद, हम इन राइटर्स को देखते हैं। और ये राइटर्स हम इनको पॉप कल्चर से कैसे रिलेट करते हैं? लाइक व्हेन वी फाउंड जीनत अमान, हेलन एंड प्रवीण बॉबी, इस तरीके के जो इनके एक डिस्क डांसेस, इनके जो कैबरेट डांसेस हैं उनको हम पोस्ट मॉडर्निज्म से या पॉप कल्चर से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। सो आप लोगों ने जब ये इन राइटर्स की मूवी देखी तो इसके अंदर कहीं कहीं पे एक कल्चर नज़र आएगा आपको, where you can find that the writers which you are basically talking about are showing a culture or representing a modernized culture, जहाँ पे कई मूवीज़ के अंदर डायरेक्टली ये दिखाया गया है that the main character or the family has shifted to America or they are coming from America। तो वो एक जनरेशन को, एक मॉडर्निटी को, एक डिफरेंट मॉडर्निटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि येस हम काफ़ी मूवीज़ में 80s 70s की काफ़ी मूवीज़ में देखते हैं द कैरेक्टर्स हु आर कमिंग फ्रॉम द फ्लाइट्स, उनको इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से आया है, वहाँ रहता था, वहाँ जॉब करता था, फिर उसके बाद इंडिया आया। तो ये जो कल्चर इन्होंने दिखाया ना उसमें एक गैप दिखाया। और वो जो बाहर से आए हुए बच्चों को इन्होंने इंडिया में दिखाया, दे हैव अ टोटली डिफरेंट मेंटालिटी। आज के जो हमारी जनरेशन है, वेदर दे आर लिविंग आउटसाइड और हियर, दे आर नॉट शोइंग अ वास्ट डिफरेंस। लेकिन ये जो 90s 80s के कैरेक्टर्स हम लोग देखते थे, दे आर शोइंग अ वाइडर डिफरेंस। और वो किस तरीके से हम एक देवानंद की मूवी में देखते हैं कि एक सॉन्ग है, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, है ना, हम सब की परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। सो इसका जो ये हरे कृष्णा हरे राम, दिस कल्चर इज बीट कल्चर ऑफ अमेरिका। आप इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक लाइन में समझा दिया है। जो लेक्चर अभी आधे घंटे का होने वाला है उसको मैंने आपको 2 लाइन में समझाया है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस बीट जनरेशन, व्हाट इज देयर थॉट्स, क्या इनका थॉट प्रोसेस है कि why we are in the world, why exactly we are belonging to these people, why we are concerned about these people, जबकि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। No one is doing good to us। ठीक है, दुनिया ने हमको दिया क्या? Because what we belong to is max to max is our parents,
बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द सोसाइटी. तो यहाँ पे एक सब कल्चर्ड सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है विच इज़ इन सोशल, विच इज़ नॉन सोशल ग्रुप है ये. ठीक है. सो दे डोंट बिलीव इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सोसाइटी इन देयर लाइफ. एंड दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या. एंड एज इट्स लाइक कि आर वी डिपेंडेंट ऑन एनी वन? नो. सो वाई वी हैव टू वरी अबाउट एनी वन? हम सबकी परवाह करें क्यों? हमें सबने हमारा किया क्या. व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम, और एक बहुत जनरल फिनोमेना है, वी यूज टू टॉक अबाउट लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सामने वाला क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या होगा. तो हम लोगों के बोलने की परवाह करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तो क्या वो लोग आके हमारी हेल्प करें? आर दे शोइंग द सेम कंसर्न? आर दे गेटिंग टुगेदर टू हेल्प अस? इवन आपको कोई मारेगा भी ना सोसाइटी में वहीं खड़े होके, तो यही पड़ोसी जो अभी आपके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, आपके साथ बैठ के स्कैंडल मॉन्गरिंग कर रहे हैं, दुनिया भर की खबरें लाके सुना रहे हैं और पंचायत कर रहे हैं, क्या वो लोग आपके साथ खड़े होके बात करेंगे? नहीं. तो दिस इज द मेंटालिटी विच दे आर शोइंग इन द 1950s. वो हम आज सोच रहे हैं कि हाँ, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने घर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचो. सो what the Beat generation, this subculture is, they are the pop culture, they believe in the death, they are writing under the influences of the drugs and alternity in the relationship, and the altered sexualities. They are the one who were writing about the alternate ways of सेक्सुअलिटीज़ और ऑल्टर्ड सेक्सुअलिटीज़, यू कैन से गे, लेस्बियन वगैरह का सबसे पहले एक कल्चर राइटिंग के अंदर ये लोग लेकर आए. दे टॉक्ड अबाउट अ काइंड ऑफ अ जनरेशन विच केम अप suddenly, are concerned with the moral values but are not concerned with the society. This is Beat generation. So जो हरे कृष्णा हरे रामा वाला गाने की लाइन्स है, दैट वाज टेकन फ्रॉम द बेसिक थीम ऑफ दिस बीट जनरेशन. उसी टाइम पे ये बीट जनरेशन जो 1950 से 80s के बीच में पॉपुलर हो रही थी, और इन लोगों का एक मेन आइडियोलॉजी यही था. दे वर वेयरिंग द रॉक क्लोथ्स एंड द फंकी थिंग्स, and they were tied their like the scarves on their heads, wearing loose clothes, and are singing the songs, having the jazz looks, or are taking drugs, experimenting with the sexualities and drugs, and traveling alone to the whole world without caring. उनके पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे कहाँ हैं, वो लोग बस घूम रहे हैं. they are on a traveling, they are going from one place to another. So this is what the subculture movement of America, where this bulk of their works have been published. So ये post World War II, this subculture, they came because of the bad politics and social structure आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. उसका इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ा था कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पीपल, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेगमेंटेड है, लोग एक दूसरे को अलग तरीके से देख रहे हैं. सो देयर वर्क्स आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग एंड टॉकिंग अबाउट द अमेरिकनिज्म. ठीक है. Their works were on the theme of exploration and Americanism. That is
ultra modernism, where there is no social structure is being talked about. So they are also popularized by the silent generations of 1950s. They were called as beatniks. Also called as silent generation of 1950s or beatniks. ठीक है, और beatniks. तो ये साइलेंट जनरेशन ऑफ 1950s या beatniks की तरह बोले जाते हैं. Then the central element of beat culture are the rejection of standard narrative values, making a spiritual quest, the exploration of America and Eastern religion, rejection of economic materialism. Now let's tell me the central idea, central element. सेंट्रल एलिमेंट एंड थीम्स क्या क्या है इसमें. फर्स्ट, रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नरेटिव वैल्यूज. रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड narrative values. Making a spiritual quest. They were spiritual, they believe in the existence of God, the exploration of America, exploration and quest for Eastern religion, especially Hinduism. इसमें वैष्णव फॉलोइंग्स के लिए, कृष्ण फॉलोइंग्स के लिए दे वर मोर इनटू दैट. द रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक मटेरियलिज्म. Rejection of economic materialism, explicit portrayals of human conditions, डिफरेंट ह्यूमन कंडीशंस का एक ट्रू प्रेजेंटेशन इन लोगों ने रखा. देन एक्सपेरिमेंटेशन विद साइकेट्रिक ड्रग्स, of different drugs, sexual liberation and exploration.
एंड लिबरेशन, ये इनकी सेंट्रल थीम्स थी जिसके ऊपर इन्होंने काम करा. देर आर वेरियस राइटर्स जो इसके अंदर मेनली एसोसिएटेड है, लाइक विलियम एस बरो, एलन जिन्सबर्ग, जैक कैरॉक. ये 3 मेन नाम हैं जिन्होंने इन राइटिंग्स को स्टार्ट करा 1950s के बाद. दैट इज़ ऑल because they have a kind of rejection to the society and societal norms. उनके लिए इनके दिमाग में केवल एक रिजेक्शन था कि नो मीन्स नो, तो इसलिए इन्होंने ये स्टार्ट किया था. द कोर ग्रुप ऑफ जो बीट जनरेशन है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मेन वर्क्स हैं जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो सिग्निफिकेंट जो इसकी प्लेसेस हैं, लेट मी गिव यू. Columbia University, Greenwich Village in New York, San Francisco. So let me give you a significant प्लेसेस इन अमेरिका जहाँ पे ये शुरू हुआ है. दैट इज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, केवल आपको ये फैक्ट्स भी याद रह जाते हैं जैसे मैं पॉइंटर्स में लिखा रही हूँ, तब भी आप कर पाएंगे जो क्वेश्चंस हैं. टाइम स्क्वायर, Washington, then Greenwich Village, New York, San Francisco, St. John, California, and Pacific Northwest, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, इसके अंदर वॉशिंगटन एंड ओरेगन. ठीक है, ये मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे ये जो मूवमेंट है मेनली ये एक्टिव था. देन अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर कि इसमें कौन कौन से राइटर्स हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होता है. सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें फर्स्ट आ जाएगा बरोज. ठीक है, जो बीट जनरेशन का राइटर है सबसे पहला जिसमें आएगा दैट इज बरोज, और ही इंट्रोड्यूस द ग्रुप, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ग्रुप बाय डेविड कैमरर. ओके, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज डेविड Kammerer. Okay, he was the friend of Ginsberg and Burroughs, and
इसके मेन जैक कैरॉक, विलियम एस बरो, William S. Burrow, then Allen Ginsberg, Allen Ginsberg, then Jack Kerouac, राइट ये तो मेन आपके फिगर्स हो गए। अभी इनके वर्क्स जो भी हैं वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन इसमें नॉन कन्फर्मिस्ट, हेडनिस्ट, फीमेल कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। सो पहले जो इनसे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मैं उनका नाम आपको लिखवा रही हूँ। लॉरेंस फ्रेलिंगिटी, Ferlinghetti, Bob Kaufman, right, and दैट्स इट। ये मेन फिगर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। मेनली हमें इन्हीं राइटर्स को ज़्यादा करना है। नाउ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे फीमेल राइटर्स भी काफ़ी हैं। सो लेट्स गो फॉर एडी पार्कर। आई एम राइटिंग विद द ब्लैक पेन। फीमेल राइटर्स के नाम जो हैं एडी पार्कर, Hattie Jones, Caroline Cassidy, Harriet Schomer, Harriet Schomer's Diana DePrima, Ruth Weiss, ठीक है, एटसेट्रा। क्योंकि अभी इसमें फिर पार्टिसिपेंट्स के अंदर काफ़ी आ जाएंगे। इसके अंदर आपके अफ्रीकन राइटर्स भी काफ़ी है, जैसे कि इसमें बॉब कॉफमैन जो मैंने लिखवाया है ये अफ्रीकन ही है, अमीरी बराका। अब नाउ यहाँ पे जो ये कल्चर एंड इसके इन्फ्लुएंसेस हैं, दैट इज़ ऑल कैन बी सीन एज अ सब कल्चर ऑफ alternate sexualities and experimentation with the different drugs, love drugs। इसमें ये marijuana, morphine, ये सारी psychiatric LSD, ये सब इसके अंदर नाम लिए गए हैं, दिखाए गए हैं, इनके असर दिखाए गए हैं। एंड they are experimenting with it, they are showing the consequences of it, that also not only the good one, they are showing the bad and negative side of these experimentation and effect. They are also saying that everyone is not familiar with it, these are unfamiliar drugs and they are not good, but they are showing it. So these drugs use was broadly inspired by intellectual interest, and many beat writers thought that their drug experimentation effect or
दे विल एनहेंस द क्रिएटिविटी. उनका जो खुद का ये इन सारी ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन था, मैरिजुआना एंड LSD एंड व्हाट डू यूज, मॉर्फिन, बेनेड्राइन, ये जो जितनी भी ये बेंजोड्राइन वगैरह जो भी ये नॉर्मली ड्रग है जिसे हम अफीन, कोकेन वगैरह एंड ऑल बोलते हैं, ये सारी ड्रग्स को लेने के बाद जो उनके एक्सपेरिमेंटेशन थे, जो उनकी मेंटल कंडीशंस थी, उन सबको भी इन्होंने एक्सप्लेन करा है. दे आर saying that these kind of experimentation is enhancing their creativity and they are writing it in a different world. So whatever is coming in their mind, they were all writing and they are taking it personal to the Beat generation. The writings are like a very personal experiences of these writers. यहाँ पे कहीं ना कहीं they said कि they all are influenced by the romantic writers of Britain, जिसमें कीथ, शैली, कोलरेज, जो they were also writing under the influences of opium. तो कहीं ना कहीं ये जो writers हैं, they are we know that they were taking opium but to reduce their pains, जो उनको physical problems थी, उनके साथ जो मेडिकल इश्यूज थे, उनको जो बीमारी थी उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए दे वर टेकिंग इट एंड समटाइम्स दे हैव रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एंड दैट इज बीन मेंशन. तो इन राइटर्स ने एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन करके अपनी इन सारी चीज़ों को करा एंड दे हैव एक्सपेरिमेंटेड विद द डिफरेंट you can say different types of drugs and this Beat generation stands for the alternative sexualities and experimentation with the drug. तो ये mainly यही चीज़ बन के रह गया क्योंकि they have talked about it. Now जिन्सबर्ग का जो मेन इन्फ्लुएंस है वो विलियम ब्लेक से लिया हुआ है. बाकी के राइटर्स कह रहे हैं कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कीट्स एंड शैली एंड सच. सो many things are here. Now let's talk about this these writers and their works we will also take. So here comes hippies. इनके ग्रुप में जो लोग आते हैं they are beatniks, hippies. There are many writer और rock and pop music इसके अंदर आ जाता है, jazz इसके अंदर आएगा. So these are the few things which we can find out here. Now here comes the criticism. अब इसमें जो criticism है, there are several magazines and newspapers who have criticized it, especially like Life and Playboy, depicting the nihilism in Beat generation. तो लाइफ एंड प्लेबॉय के अंदर इन्होंने बीट्स को, बिटनिक्स को बेसिकली निहिलिस्ट से कंपेयर करा. निहिलिज्म वाज अ वन हु फॉलोज द फिलोसफी ऑफ नीशे एंड नीशे की जो फिलोसफी है निहिलिज्म, इसमें वो कहता है कि वन शुड नॉट बियर द बर्डन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ देयर पेरेंट्स. लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स का बर्डन लो बिकॉज यू आर नॉट taking birth on your own wish. The parents are giving you the work, they are giving you the ground to flourish and they are not doing any kind of thing. So they can be your God, but they are doing it out of their pleasure and their need. They are not thinking about giving you a life. वो पहले से कुछ नहीं सोच रहे, वो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी दुनिया को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं. नाउ दे आर सेइंग कि हमारी ये सब इच्छा पूरी करना तुम्हारा फ़र्ज़ है. तो एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. उस चीज़ को हम उसको डिलीट कर दो क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अनयूजुअली जो है पेरेंट्स के ड्रीम्स का बर्डन लेते जाते हैं. वो अपनी लाइफ कब जिएंगे, वो अपने पास ऑन करेंगे, फिर पास ऑन करेंगे. तो कोई इंसान अपनी लाइफ तो जी ही नहीं रहा. सो ये निहिलिज्म था. इन्होंने जो ये मैगजीन्स हैं, इन्होंने बीट जनरेशन बिकॉज दे आर ऑल्सो लूजिंग द कनेक्शन विद द सोसाइटी एंड वॉन्ट टू लिव देयर ओन लाइफ. दे वॉन्ट टू live their own life in their own way and don't want the society to decide their things, society to interfere in their life. तो ये उनको भी निहिलिज्म से जोड़ के देख रहे हैं, कनेक्ट करके देख रहे हैं या उनसे कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी कि इनके वर्क्स देखते हैं हम लोग. इनके सिग्निफिकेंट वर्क्स कौन कौन से हैं
मेन जो हम बीट के ऊपर जो मेन वर्क है एलन जिन्सबर्ग और इन सब के ऊपर, ग्रीनविच स्टोरी, ग्रीनविच विलेज करके मूवीज़ वगैरह बनी हुई है. बट नाउ लेट्स सी द मेजर वर्क्स एंड द राइटर्स. जितने भी ये राइटर्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हीं से रेलेवेंट वी विल डू द वर्क्स ऑल्सो. आइडियल वर्क्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट इज विलियम एस बरो. और विलियम एस बरो का वर्क आएगा नेकेड लंच. सेकेंड एलन जिन्सबर्ग. एलन जिन्सबर्ग का वर्क है हाउल. देन जैक कैरॉक. इनका वर्क है ऑन द रोड. These are the main three works which represent the actual beat generation. आप केवल इन्हीं वर्क्स को अगर कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड टू कीप. बाकी और किसी वर्क्स को या उनको करने की ज़रूरत नहीं है. रेस्ट इनके इमोशन या क्रिटिसिजम्स ही हैं बेटनिक्स के. सो बेसिकली यू शुड रिमेंबर दैट एलन जिन्सबर्ग का एक कोट है, नोबडी नोज वेदर वी आर कैटलिस्ट. ये कोट मैं इनका लिख रही हूँ, एलन जिन्सबर्ग का. वेदर वी वर whether we were catalyst or invented something. Or just the froth riding. On a wave of its own. On a wave of its own. We were all three, I suppose. This is by Allen Ginsberg. दिस इज़ योर कंप्लीट बीट जनरेशन. ये बीट जनरेशन का एक आपका आइडिया दे दिया है यहाँ पे. दिस इज़ बीट जनरेशन. दिस इज़ योर थ्री राइटर्स एंड देयर वर्क्स which you need to do. Now for the more updates like that, stay tuned with us and get knowledge about the other groups and movements of poetry. Thank you. Bye. Take care.